नमस्कार, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एनएबीएच द्वारा प्रमाणित शादा नारायण सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ से। और एक बार फिर हमारे अनुरोध पर डॉक्टर आर के मिश्रा सर हमारे साथ हैं और आज हम लोग सर से एक अलग विषय पे बात करेंगे। एक जन्मजात विकृतियां होती हैं कुछ, जिनको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो सर से ये जानना चाहेंगे कि सर क्या होता है क्लेफ्ट लिप, क्या क्लेफ्ट पैलेट, दिखने के अलावा खराब क्या इसके और दुष्परिणाम होते हैं, और एक आम जनमानस में बात करें तो कितने प्रतिशत लोगों में ये पाया जाता है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, सबसे पहले तो ये जन्मजात विकृति होती है। पैदा ही बच्चा ऐसा होता है। सिंपली आपको दिखाऊं तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसे पैदा होते हैं, उनके एक तरफ ओंठ पे या कई बार दोनों तरफ इस तरह से कटा हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। अगर ये सिर्फ लिप तक ही सीमित है तो इसको क्लेफ्ट लिप ग्रुप 1 बोलते हैं, या आप इसको सिंपली क्लेफ्ट लिप कह सकते हैं। कई बार ये चीज तालू के अंदर तक जाती है, तो आप देखेंगे उस बच्चे का अंदर तालू भी 2 पार्ट में कटा हुआ इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो किसी बच्चे को सिर्फ क्लेफ्ट लिप भी हो सकता है, किसी बच्चे को सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है, और किसी बच्चे को क्लेफ्ट लिप और पैलेट पूरा थ्रू एंड दोनों हो सकते हैं। तो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना होगा, तो आगे से लेके पीछे तक। तो इसको कंबाइंड कह के इसको क्लेफ्ट लिप पैलेट बोलते हैं, या जन्मजात कटे होठ और तालू। तकरीबन कहते हैं कि 1000 में 5-6 बच्चों में ये चीज पाया जाता है, लेकिन चूंकि हम लोगों की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और स्पेशली यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर तादाद है बच्चों की, और ये जन्मजात विकृति होती है। लेकिन सच में इसका कारण क्या होता है, मेडिकल साइंस को अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ग्रहण की वजह से होता है या पुराने कर्मों का दुष्परिणाम होता है, लेकिन यह जरूर देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, जैसे फोलिक एसिड की कमी होती है माताओं में या एल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग की चीज होती है, या जनरलाइज माल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये चीज गरीब लोगों के अंदर ज्यादा देखी गई है। तो उनकी बॉडी का डेवलपमेंट ही कुपोषण के शिकार होते हैं, तो उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कुछ कमी होती है, और सुपर एडेड बाई एल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग और तरह तरह के और भी म्यूटेशंस हैं। इनफैक्ट अब ये भी थ्योरी आने लगी है कि कहीं न कहीं से ग्रहण के समय हो सकता है कुछ ऐसे रेडिएशंस निकलते हों जो म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हालांकि प्रूव्ड नहीं है, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाइपोथेसिस है अभी। यस। तो जो क्लेफ्ट लिप होता है, तो आपको तो वो तो सामने से ही दिख जाता हुआ बच्चा कटा होठ है, और आप सोचिए कटे होठ के साथ उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से लेकर के सब लोग एक अजीब निगाह से देखते हैं, ना सिर्फ उसके बच्चे को, उसके पेरेंट्स को। तो हमेशा पेरेंट्स एक डिप्रेशन सा फील करते हैं, और यही बच्चे अगर समाज में बड़े होकर के जाएंगे तो स्कूल कॉलेज में बुलिंग से लेकर के उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तालू की वजह से, अगर यही चीज तालू कटा हुआ है, तो खाने पीने में भी क्षमता में थोड़ा असर पड़ता है। साथ में चूंकि तालू की मसल्स जो होती है हमारी मिडिल ईयर से रिलेटेड है, तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, और बिना तालू के हम साफ सुथरा बोल नहीं सकते हैं। तो अगर किसी को कटा तालू है तो उसकी आवाज नॉर्मल निकल ही नहीं पाएगी, वो हमेशा नाक के बल कुछ ऐसी चीज बोलेगा जो लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली आने वाले समय में उसकी पढ़ाई लिखाई और उसको अपनी जीवन बिताने के लिए जो भी काम करने हैं उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कटे होठ तालू क्या आज कंप्लीट क्योर है, पूरी तरीके से इसको इलाज करा करके सामान्य व्यक्ति बना देते हैं, तकरीबन नॉर्मल व्यक्ति बन जाता है। कई बार आप ऐसे देखते होंगे कि आपके सामने से क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट का मरीज आया चला गया और आपको पता तक नहीं चला। और मैं आपको बताऊं, कई न्यूज रीडर्स ऐसे हैं जिनको क्लेफ्ट पैलेट था और वो पूरी अच्छी तरीके से न्यूज रीड करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि उनकी आवाज कभी क्लेफ्ट पैलेट से प्रभावित रही होगी था,
और बहुत से ऐसे लोग आपके सामने से निकल जाएंगे, उनका लिप इतना बढ़िया रिपेयर किया आता है कि पता ही नहीं चलता है। सर, एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट सवाल है जो अभी मेरे जहन में आया। आपने कहा कि माँ अगर अल्कोहल ले रही हैं या तंबाकू का सेवन कर रही हैं, कुपोषण है, तो क्या पिता के अल्कोहल और स्मोकिंग से भी क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप की इंसिडेंस रिलेटेड हो सकती है? जेनेटिक लेवल पर हो सकती है, और दूसरा एक पैसिव स्मोकिंग की चीज होती है। पैसिव स्मोकिंग, हाँ। तो अगर वो निकल करके जा रहा है तो उसका इफेक्ट होगा, लेकिन अगर मदर डायरेक्टली लेती है तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम और टोबैको से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसके वो तो अंदर होंगी ही कोई होंगी। भी बीमारी कंजेनाइटल हो सकती है। सर, मेडिकल साइंस जैसे फैलती जा रही है, सुपर स्पेशलिस्ट में भी सब स्पेशलिस्ट होते जा रहे हैं, तो कौन सी स्पेशलिटी ऐसी है जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट इनके इलाज के लिए, जिसको माना जाता है यही लोग इसका इलाज कर सकते हैं? क्लेफ्ट की सर्जरी हिस्टोरिकल पुराने जमाने से ही हमेशा से प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन ही करते चले आए हैं सर, और आज भी प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन को ही क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट करने की ट्रेनिंग प्राप्त होती है, इसीलिए उसकी एमसीएच में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। पीडियाट्रिक सर्जन को नहीं, पीडियाट्रिक सर्जन और भी बहुत सी कंजेनाइटल नामली होती है, उसमें जैसे डील करते हाइपोस्पेडियास हैं, होता है, हाँ। एपिस्पेडियास होता है, अर्शप्रंग टॉप डिजीज होता होती है। है और तमाम सारी कुछ और पीडियाट्रिक सर्जन लोग कर भी देते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं होती। मतलब जो 3 साल का एमएस के बाद का प्रशिक्षण होता है वो प्लास्टिक सर्जन को ही प्राप्त होता है, स्पेशली क्लेफ्ट रिपेयर। सर, अब जैसे मेरे को तो एक तथ्य ज्ञात है, लेकिन मैं जो हमारा आम जनमानस जो हमको सुन रहे हैं, जैसे हमारे शारदा नारायण सिप्स में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी पूर्णतः निशुल्क होती है। यहाँ तक कि बच्चे को घर से लाने से लेके घर छोड़ने तक, बच्चे का भोजन, उसके माँ बाप का भोजन भी मुफ्त हम लोग देते हैं। तो ये लोगों को बताएं कि इसकी जो आर्थिक पूरा का पूरा तंत्र है, इकोनॉमी सिस्टम है, वो कैसे संचालित होता है। इस बात को एक बार मैं फिर से जोर दे करके बोलना चाहूंगा कि शारदा नारायण सिप्स हॉस्पिटल में जन्मजात कटे होंठ और तालू के मरीजों का पूर्णतः निःशुल्क इलाज होता है। उस इलाज में गेट से आने से लेकर के उसको घर पहुंचने तक की सारी सुविधाएं जाती, मतलब उसका ऑपरेशन, उसकी दवा, उसका खाना पीना, उसके साथ 2 रिश्तेदारों का खाना पीना, और कुछ गरीब मरीब ऐसे होते हैं जो अपने आने जाने का भी खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं, उनको ट्रेन या बस के टिकट का किराया भी देते हैं। इवन कुछ कुछ कंडीशन में कुछ ऐसे गरीब मरीज होते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो दुकान लगाते हैं, रेहड़ी का लगाते हैं, अगर उस कंडीशन में उनकी वेजेस का भी लॉस हो रहा है ना, लग रहा है उनकी दिनचर्या, उनका कमाने की वजह से उनकी रोटी डिस्टर्ब हो रही है, तो हमारे यहाँ पर उस चीज की भी सुविधा है कि उनको उस दिहाड़ी का भी पैसा हम, मतलब जो ऑक्यूपेशनल लॉस हो रहा है उनको, उसको भी, बहुत जो गरीब मरीज होते हैं, ये सबके लिए नहीं है, ये जो बहुत गरीब मरीज होते हैं उनके हेल्प के लिए भी हम करते हैं, उनके बच्चे की। हाँ, एक बच्चे को क्लेफ्ट लिप है, 4 बच्चे घर पर हैं, वो क्या खाएंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इसका आर्थिक तंत्र कैसे संचालित होता है सर? आपने स्माइल ट्रेन संस्था का नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्माइल ट्रेन वर्ल्ड की बिगेस्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। वाह। स्टार्ट हुआ था ये अमेरिका से, और वहां पर एक प्लास्टिक सर्जन और उनके एक दोस्त ने मिलकर के शुरू किया था, और आज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी चैरिटी, मतलब बिगेस्ट चैरिटी इसको बोलते हैं, जो मेडिकल साइंस में हो रही है। जो स्माइल ट्रेन इंडिया है, अब वो सेल्फ सफिशिएंट अपने इंडिया से ही बहुत ढेर सारे डोनर से पैसे लेकर, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज के लोग हैं, हिमालय के हैं, और भी इस तरह के हमारे देश के कई उद्योगपति हैं, इसमें उन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन देते हैं। मतलब स्माइल ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, जो अमेरिका से है, वो अन्य जो समर्थ लोग हैं उनसे भी डोनेशन लेते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अन्य मदों में, जिससे इस योजना का हम फंडिंग कर सके। और स्माइल ट्रेन की हेल्प से हॉस्पिटल भी, यहाँ के सर्जन, यहाँ के प्लास्टिक सर्जन और यहाँ का हॉस्पिटल भी उन मरीजों के लिए जैसे नॉर्मल मरीजों में चार्ज होता है वो चार्ज नहीं करता, तो बहुत ही कम रेट में, जिसको कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप में, जिससे जो स्माइल ट्रेन हमको फंड कर रहा है उस पे, भाई अगर हम मान लीजिए 1 लाख रुपए लेंगे तो स्माइल ट्रेन हमको एक बच्चे का पैसा दे पाएगा,
अगर हम वही 35,000 रुपए लेंगे तो उसी 1 लाख रुपए में हम 3 बच्चों का उपचार कर सकेंगे। तो एज ए हॉस्पिटल शादा नारायण सिप्स अपने रेट को बहुत सब्सिडाइज रखता है और उतना ही का ही बिल स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट को भेजते हैं। तो स्माइल ट्रेन, सर्जन और हॉस्पिटल की हेल्प से हम उन बच्चों का निःशुल्क इलाज कर पाते हैं। एक आम नागरिक की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए सर, कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके? जैसे मैंने बताया, अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में हम ये सारे बच्चों को पूरी तरीके से निःशुल्क इलाज दे पा रहे हैं। लेकिन खराब बात यह है कि अभी भी हमारे प्रदेश में इतने इंटीरियर के गांव हैं, इतने पॉवर्टी इतनी इस तरह की है कि लोग समझ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता है कि इस तरह का कोई इलाज होता है और इस जगह पर होता है। तो टाइमली हमारे पास बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि टाइम लाइन क्या होती है। हालांकि क्लेफ्ट कोई ऐसी इमरजेंसी बीमारी नहीं होती है, जब आंख खुले तभी सवेरा। तो जब भी चाहे बच्चा आए, हमने तो कई बार 40-45 साल की उम्र के लोगों का ऑपरेशन किया हुआ है क्लेफ्ट का। लेकिन एक आइडियल टाइमलाइन होती है कि ओंठ का ऑपरेशन 3 से 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, जिससे बच्चा जब अपने आप को थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज करना शुरू करे तो उसका ओंठ ठीक लगे, उसके घर वालों की जो टेंशन होती है, बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, घर का स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा खत्म हो जाए, मदर फादर जो डिप्रेशन में रहते हैं उसे। तो ओंठ का ऑपरेशन 3 से 6 महीने में, तालू का ऑपरेशन 9 से 12 महीने, मतलब 1 साल के अंदर हो जाता है। तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, उसकी आवाज बहुत बढ़िया रहती है। और इसके अलावा भी कुछ न कुछ छोटी मोटी चीजें करनी पड़ती हैं इसके अंदर। जैसे 4-5 साल के आसपास जाते समय थोड़ा सा नाक की फिनिशिंग करने की जरूरत पड़ती है। 10-11 साल का जब बच्चा होता है तो जो उसका जब दूध के दांत टूट जाते हैं, परमानेंट टूथ निकलते हैं, तो उसमें यहाँ पर एक एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग की जाती है। और 15-16 साल के हो जाने के आसपास एक बार फाइनल फिनिशिंग, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी निशान दिख रहा है, थोड़ी सी भी नाक टेढ़ी रह गई है, तो उसको फिनिशिंग करते हैं। तो 4-5 स्टेजेस में इसकी सर्जरीज होती है। तो लेकिन अगर टाइमली बच्चा 3 से 6 महीने में ओंठ का ऑपरेशन कराने के लिए आ जाए और 9 से 12 महीने के बीच में वो तालू का ऑपरेशन कराने के, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया अच्छा होता है। तो मैं यहाँ सभी लोगों से, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आपके आसपास अड़ोस पड़ोस कहीं घूमने जाएं, किसी की मेड हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी किसी भी तरीके से बच्चा आपको दिखाई पड़े, आदमी दिखाई पड़े, बुजुर्ग दिखाई पड़े, तो उसको प्लीज आप उसका एड्रेस यहां पर दे दीजिए। वो जिस किराए पे लेकर के आया रहेगा, गरीब रहेगा, तो उसको उस किराए का पैसा भी हम लोग देते हैं और उसका यहां पर पूरी तरीके से निःशुल्क इलाज होगा। तो कोई भी आपको सराउंडिंग में कहीं भी आपको कोई पेशेंट अगर इस तरह दिखता है जिसको जानकारी ना हो, क्योंकि गरीबी की वजह से लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता, जानकारी नहीं होती है, तो अगर वो या पहुंच नहीं पाते, या पहुंच नहीं कम से कम समर्थ लोग अपनी कार से उनको यहाँ तक छोड़ सकते हैं। नहीं भी छोड़े, उसको बस पर बिठा दे, फोन कर देंगे तो हमारी टीम पहुंच जाएगी, उनको पिक कर लेगी और उनका यहाँ पर पूरी तरीके से निःशुल्क इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो समाज के उस तबके के लिए जिनको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने वंचित रखा है तमाम चीजों से, और उनको कोड़ में खाज वाली जो स्थिति होती है, बच्चा क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट लेके पैदा होता है, तो आपके शादा नारायण सिप्स हॉस्पिटल में स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट से फंड होकर ये पूर्ण रूप से सही हो जाता है एक सीनियर प्लास्टिक सर्जन की टीम। और सर एक चीज और इस पे पूछना चाहूंगा, प्लास्टिक सर्जरी के अलावा अन्य किन विभागों का कोऑर्डिनेशन होता है इसमें? क्लेफ्ट की एक पूरी टीम होती है जिसमें प्लास्टिक सर्जन के साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, और मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जो उसके दांत और बाद में जबड़े के चीज करने होते हैं। तो ये पूरी टीम होती है, सब सारे चीज लोग मिलकर करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट उसको फिट करती है जिससे उसका सही समय पर सही वजन आ जाए। पीडियाट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट बच्चे को ऑपरेशन के समय कोई रिस्क ना हो देखते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो। 3 महीने के बच्चे को ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जन उसको ऑपरेट करता है। स्पीच थेरेपिस्ट उसको ऑपरेशन करने के बाद भी उसकी सही आवाज निकल पाए, स्पीच थेरेपिस्ट उसको करते हैं। इन सब के बाद भी
बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, हम्म, उनको सही तरीके से किया जाए, उनका परमानेंट टूथ सही तरीके से निकले, उनका जो कहते हैं कि बाइट अच्छी तरीके से हो सके, लुक अच्छी तरीके से हो सके, ऑर्थोडोंटिक्स जो ऑर्थोडोंटिक्स हमारे होते हैं हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट और होता ये है। सारी की सारी टीम आपके शारदा नारायण सिप्स अस्पताल में इन हाउस उपलब्ध रहती है। और जो बच्चे आते हैं, जो उनके अभिभावक आते हैं, हम उनको इस तरीके से लेते हैं कि हमको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने उनकी सेवा के लिए चुना है और पूरे तन मन और धन तो स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट देता है, उनकी सेवा का प्रयास करते हैं और उनको सही करके भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक चीज और बोलना चाहेंगे कि शारदा नारायण सिप्स हॉस्पिटल की स्माइल ट्रेन या क्लेफ्ट सर्जरी की टीम जो होती है, क्लेफ्ट मैनेजमेंट की टीम इज द बिगेस्ट टीम इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी टीम है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, 7 प्लास्टिक सर्जन हैं जी, 7 प्लास्टिक 3 सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, वाह, 10, 2 ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, 12, हमारे पास इन हाउस स्पीच थेरेपिस्ट हैं 2 और 14 न्यूट्रिशनिस्ट हैं, 2 एनेस्थेटिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन। कितनी बड़ी टीम है जो और ये स्माइल हमारी ट्रेन इन हाउस टीम है जो हॉस्पिटल में रहती है, 24 घंटे ऑन कॉल वाला मौजूद सिस्टम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूं ये जानकारी पाकर आप लोग अगर अन्य लोगों तक अग्रेषित करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, कटे होंठ और कटे तालू से उनको मुक्ति मिल सकेगी। तो कृपया अपने सामाजिक सरोकारों का भी ध्यान रखें और शारदा नारायण सिप्स और डॉक्टर आर के मिश्रा सर और उनकी टीम तो आपके साथ है ही। बहुत बहुत धन्यवाद।